हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज वर्मा और मैं आज कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। वो प्रश्न है कि सूखे बालों से रगड़ा हुआ कंघा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है, क्यों? सूखी लकड़ी से विद्युत का झटका नहीं लगता है, किंतु पानी में भीगी लकड़ी से झटका लगता है, ऐसा क्यों है? तो अगर इन प्रश्नों के जवाब आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ये जवाब, इन प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और ये सीखें। और अगर सबसे पहले ये कर लें कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए जानें कि ऐसा क्यों होता है। सो स्टूडेंट्स, आपको इन जो प्रश्न अभी किए मैंने, उन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए कुछ तथ्यों को जानना होगा और वो तथ्य आपको मिलेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 में विज्ञान की बुक है, उसके अध्याय विद्युत में आपको इसका जो उत्तर है वो आपको मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान में अध्याय 12 विद्युत। तो पहले ये जान लें कि विद्युत जो है वो हमारे आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कल कारखानों में यह एक नियंत्रित रूप से और सुविधाजनक तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है और इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो अब हम लोग जाने कि ये किससे बनती, कौन सी ऐसी चीज है जो विद्युत को बनाती है। तो अगर हम लोग एक कंघा लेते हैं, प्लास्टिक का कंघा, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के अगर उसको उन पर ले जाएं तो वो उनको आकर्षित नहीं करता है। लेकिन जब वही कंघा हम लोग बालों पे, सूखे हुए बालों पे रगड़ लेते हैं, बाल उससे खींच लेते हैं और बाल बनाने के बाद फिर उस कंघे को उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो उनको आकर्षित कर लेता है। तो ऐसा क्या हुआ कि कंघा उनको आकर्षित करने लगा? बच्चों, जब शुरुआत में हमने बिना बालों पर रगड़े हुए कागज के टुकड़ों के पास ले गए थे और उसने कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं किया था, तो उस समय कंघा वैद्युत तौर पर उदासीन था। लेकिन जब हमने उसको अपने सूखे हुए बालों से रगड़ा तो उस पर वैद्युत आवेश आ जाता है। तो इससे ये आप क्या समझे कि शुरुआत में जब कंघा था तो उस पर कोई आवेश नहीं था, वो उदासीन, वैद्युत तौर पर उदासीन था, इसलिए उसने कागज के टुकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं डाला। लेकिन जब उसको सूखे बालों से रगड़ा गया तो उस पर वैद्युत आवेश आ गया, जिसके कारण उसने उन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लिया। ऐसा ही हमारे जो कांच की छड़, अगर आप कांच की छड़ को लें, कांच की छड़ को अगर क्या सिल्क के कपड़ों से, सिल्क के कपड़ों पर रगड़े तो इस जगह भी, कांच की छड़ के लिए भी यही घटना होती है। अगर आप एबोनाइट की छड़ ले लें, एबोनाइट की छड़ को आप किसके साथ रगड़ें? ऊनी कपड़ों के साथ रगड़ें। अगर ऊनी कपड़ों पर एबोनाइट की छड़ को रगड़ें तो भी यही घटना होगी।
तो इन पर एक प्रकार का वैद्युत आवेश आ जाता है और जो इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार हमको ये पता चलता है कि जब हम कंघे को सूखे बालों से, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़ों से या एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़ों से रगड़ते हैं तो उन पर वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की एक प्रकार की क्षमता आ जाती है और ऐसा कहा जाता है कि उनमें आवेश है। तो अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो वैद्युत आवेशों के प्रकार, प्रयोगों के आधार पर जो वैद्युत आवेश हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है धनात्मक आवेश और दूसरा है ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज जो धन आवेश है वो दो श्रेणियों में बांटे गए हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अगर हम लोग कांच की छड़ के लिए कहें तो जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है और वहीं जब हम एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े पर रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश आता है। तो ये आवेश हमारे दो प्रकार के हैं और अब जो आवेशों के गुण धर्म ये भी हम लोग जान लें। तो आवेशों के गुणधर्म में इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं तो इसमें मुख्य तौर पर दो गुणधर्म हैं। एक क्या है कि आवेश सजातीय आवेश, सजातीय आवेश आप समझ रहे होंगे कि जो एक ही प्रकार के आवेश हैं, धनात्मक धनात्मक सजातीय होगा, ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश वो सजातीय होगा। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश जो होते हैं जैसे धनात्मक धनात्मक आवेश और ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश ये आपस में क्या होंगे, सजातीय होंगे। तो अगर दो आवेश हैं, एक धनात्मक है वो दूसरा भी धनात्मक आवेश है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर भगाएंगे, दूर हटाते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जबकि विजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपके दो पॉइंट हैं जो आपको आगे काम आएंगे। तो इसमें क्या होगा, विजातीय आवेश तो समझ गए होंगे, एक धनात्मक हो तो एक ऋणात्मक हो, तो ये विजातीय आवेश कहलाएंगे और ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे आवेश का मात्रक। जैसे कोई भी क्वांटिटी होती है, कोई भी मात्रा है, उसको मापने के लिए एक इकाई जरूर बनाई जाती है। तो आवेश को भी मापने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय इकाई है, ऐसा यूनिट है, ऐसा ही मात्रक है जिसे वो हम लोग कूलाम कहते हैं। इस तो आवेश का मात्रक क्या है, इसका मात्रक होता है कूलाम और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है।
आवेश का मात्रा कूलाम है, जिसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी पदार्थों में धनावेश और ऋण आवेश, धन आवेश जिन्हें हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और ऋण आवेश जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये सभी प्रकार के पदार्थों में पाए जाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, धनावेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा इनमें अंतर होता है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए इनको बराबर ही लेकर चलते हैं। तो प्रोटॉन पर इतना धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है। तो यहां से देख रहे हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो एक कूलाम आवेश है वो इनसे काफी बड़ा है। तो एक कूलाम आवेश किस प्रकार बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं और उससे इसका आंसर निकालते हैं। तो देखेंगे कि एक कूलाम आवेश कितना बड़ा है। एक प्रश्न बना लेते हैं, एक प्रश्न रखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश बनाते हैं। ये प्रश्न एक बनता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं। तो हम इसको अगर हल करने की कोशिश करें तो अभी हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अब अगर हम ऐकिक नियम का प्रयोग करते हुए चलें तो क्या लिखेंगे, चूंकि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश का निर्माण करने वाले या कह सकते हैं आवेश के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन तो अभी हम लोग जाने हैं कि इतना आवेश तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो कितने आवेश हुए, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन। इतने आवेश का निर्माण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसलिए एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या
तो क्या हो जाएगा 1 बटे क्या आ जाए 1/10 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो यहाँ से दशमलव ये हटेगा तो ऊपर 10/16 और ये 10⁻−19 को जब हम ले जाएंगे अंश में तो ये घात धनात्मक हो जाएगी। और अगर और फिर से कट करते हैं 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16। अब 8 का भाग नहीं, यहाँ से 1 10 यहाँ से ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50/8 गुणा 10⁻18 और 8 से इसमें भाग दे देते हैं तो क्या आएगा 8 × 48 2 बचा 0.8 गुणा 16 4 बचेगा 40 हो जाएगा 8 पंचे 40 गुणा 10⁻18। तो एक कूलाम आवेश का निर्माण करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी। अर्थात जो एक कूलाम आवेश है वो पर्याप्त बड़ी इकाई है। तो यहां से हमारी ये बात स्पष्ट होती है। तो आवेश के लिए हम लोगों ने अभी तक जो जाना तो हमने क्या जाना कि जब एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से या कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों से जब रगड़ा जाता है तो उन पर किसी ना किसी प्रकार का एक आवेश आ जाता है। तो हमारा जो शुरुआत में प्रश्न था कि सूखे बालों से रगड़ा हुआ कंघा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है, तो उसका यही कारण है कि उस पर एक प्रकार का आवेश आ जाता है और आवेश आने के कारण वो छोटे छोटे कपड़ों को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो और यही आवेश विद्युत धारा का निर्माण करता है जिसको हम आगे अगले वीडियोज में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।